आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी। मेरा प्रोग्राम करने का आज कोई ख़ास मूड नहीं है, पता नहीं ये लोग क्या चाह रहे हैं। मैं एक किस्सा सुना देता हूँ। जिस तरह का मेरा मूड बना हुआ है, एक मियाँ बीवी थे, महंगाई के हाथों ज़ाहिर है वो भी तंग थे, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि घरेलू अखराजात जो हैं वो कम किए जाएं और तो कोई रास्ता नहीं है। तो बीवी ने तजवीज़ पेश की कि खानसामा को फ़ारिग कर देते हैं, मैं खाना बना लिया करूँगी, चौकीदार की कोई ज़रूरत नहीं है, एक CCTV कैमरा लगा हुआ है ऑलरेडी, ड्राइवर की ड्राइविंग तुम खुद कर लेना, ड्राइवर की क्या ज़रूरत है। अच्छा, और तुम ये जो सिगरेटें पीते हो 2-2 3-3 पैकेट रोज़ाना के, तुम ये इसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो उसने कहा देखो बात ये है कि मैं सिगरेट तो नहीं छूटती मुझसे, मैंने कई दफ़ा कोशिश की है, नहीं छूटती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ कि जो मेरा लाइटर है इसको मैं पेट्रोल पे चलता है तो इसको डीज़ल पे या लिक्विड गैस पे करवा सकता हूँ, सिर्फ ये तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस तरह का लाइटर है। तो मुझे जो है इस तरह की जो बेसरोपा कहानियाँ हैं इसलिए याद आ रही हैं कि आज एक खुशी की खबर ये भी है कि वफाकी काबीना 80 रुकनी वफाकी काबीना, आई एम सॉरी, 80 रुकनी वफाकी काबीना, ज़ाहिर है कि उस कमरे में 80 लोग तो नहीं थे, लेकिन इजलास जो हुआ उसमें पर्दे हटा दिए गए खिड़कियों के ताकि बाहर की रोशनी अंदर आए। कुदरती रोशनी में कुछ कुदरती नौइयत के फैसले हुए, एक भी बल्ब नहीं जला उस वफाकी काबीना कैबिनेट रूम में। फैसले क्या हुए? फैसले ये हुए जी कि एनर्जी बचाई जाए। एनर्जी बचाने के लिए जिन इनकलाबी इक़दामात का ऐलान हुआ, सबसे पहले तो मुझे ये सवालिया निशान है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एनर्जी बचाने के इक़दामात का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर बिजली पता नहीं कहाँ थे, पानी वानी। देखिए आप अपनी वज़ारत में जब काम नहीं होता तो फिर जाहिर है कि आप कहीं और तो अच्छा देखना होता है ना। तो पर चूँकि वो वफाकी काबीना के नुमाइंदे थे तो उन्होंने ऐलान किया। ऐलान ये था जी कि मार्केटें अब से 8:30 बजे रात को बंद हो जाएंगी। हर सूरत में जो शादी हाल हैं वो 10 बजे से ज़्यादा नहीं खुल सकते। इस जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो 50% बंद रहेंगी, 50% ऑन रहेंगी। हालांकि मैं जिस शाहराह पे रहता हूँ वहाँ 100% लाइटें ऑलरेडी इस ऐलान से पहले ही ऑफ रहती हैं और लोड शेडिंग अपनी जगह है और वो पता नहीं इसमें शामिल की गई या नहीं। इसके अलावा ये फ़ैसला किया गया कि जो अदालती दफातर हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वफाकी हुकूमत के इदारे हैं, वो 30% कम बिजली इस्तेमाल करेंगे। अब ये 30% के लिए कोई खुसूसी मीटर लगाए जाएंगे, क्या मेजरमेंट होगा अल्लाह बेहतर जानता है, इसकी तफसील हमारे पास नहीं है। और उन्होंने कहा वज़ीर दिफा ने कि 62 अरब रुपए की खतीर रकम जो है इन इक़दामात से बचेगी। जो पंखे ज़्यादा बिजली खाते हैं उनकी पैदावार जुलाई तक बंद कर दी जाएगी। पुरानी तर्ज के बल्ब फरवरी के बाद मैन्युफैक्चरिंग उनकी बंद कर दी जाएगी। इससे 22 अरब रुपये की बचत होगी। ये नहीं बताया कि कितने लोग बेरोज़गार होंगे। और जो रोशनी के लिए जो बिल्डिंग कोड है उसमें तब्दीली लाई जाएगी ताकि कुदरती रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो जो भी नई बिल्डिंगें बने। इसके अलावा जो इक़दामात किए गए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी। हस्बे तवक्कुल कुल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इन इक़दामात को नाकाफ़ी करार दे के या नाक़िस करार देते हुए मुस्तरद कर दिया, जो कि अंडरस्टूड है। हमारे साथ इस वक्त हमारे दोस्त और इक़्तिसादी तज्ज़ियाकार और मुमताज़ सहाफ़ी खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं। खुर्रम एक मिसाल है कि इस तरह के जो इक़दामात हैं, मुझे जहन में आ रही है वो मिसाल कि शायद मुर्दे के बाल मूंड के उसका वज़न कम करने की कोशिश की गई है और ये पहली बार नहीं हुआ है। कम से कम मैं 3531वीं दफ़ा ये जो इक़दामात हैं कि शादी हाल बंद हो जाएंगे और ये हो जाएगा तो सुन रहा हूँ। तो ये इनके जहन में कोई नए आइडियाज़ नहीं डालता, क्या चक्कर गया है? वसत साहब, जैसे जहाँ आपने देखा होगा आई थिंक माजी में भी कि कभी कभी अनाउंसमेंट्स आती हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अब एक एक्शन की जाएगी और बड़ा एक्शन प्लान बनाया गया है और उसका पहला स्टेप होता है कि पिलियन राइडिंग के ऊपर बैन लगा देते हैं। हाँ। तो ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट का इक्विवेलेंट है, पिलियन राइडिंग के ऊपर बैन लगाना।
ये स्टेप्स जैसे आपने जिक्र किया है, अभी जून में भी इसी किस्म की चीज़ों की बातें हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, और तब भी यही हुआ जो इस दफ़ा हुआ है कि वो अनाउंसमेंट आई नहीं थी, और जो ताजरान की जो एसोसिएशन है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो ऑलरेडी हो चुका है, हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पे रिजेक्ट कर दिया। तो आई थिंक एक लिहाज से कह सकते हैं कि नीयत तो ठीक है परहैप्स, कि गैस में वेस्टेज बहुत होती है, हमारी जो लोकली मेड अप्लायंसेस होती हैं उनमें जो फिगर्स मैंने देखे हैं कह रहे हैं 40 से लेके 60% गैस जो है वो वेस्ट होती है, और बाकी जो है सिर्फ वो यूज़ की जाती है। ठीक है, इस चीज़ को काबू करना बड़ा ज़रूरी है। लाइकवाइज आई थिंक एनर्जी कंजम्पशन में भी कमी करने की गुंजाइश है, लेकिन अभी जो बुनियादी इशू जो पाकिस्तान पर है वो तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस है, जिसको आम आवाम जो है वो डिफ़ॉल्ट के अल्फाज से डिस्क्राइब कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये प्लान ख़ास तौर पे जो बनाया गया ये तो सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए किया है। तो ठीक है, अब वहाँ पे कंजर्वेशन साइड पे होने चाहिए मेजर्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन बुनियादी वजह वहाँ पे भी जो है, जो बार बार हमें एक बात बताई गई है, जो लोग फॉलो करते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं एनर्जी सेक्टर के, वो तो रिकवरीज की इशू है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो रिकवर नहीं कर पा रहे वो बिल्स उस बिजली के लिए जो फराम की जा रही है उधर उनके रिस्पेक्टिव एरियाज में। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है। अच्छा, ये आज आपने रिकवरी की बात की, एग्जैक्टली जो एनर्जी का क्राइसिस है उसके कुएं में जो असल कुत्ता है वो नहीं निकाला जा रहा, बाकी 40 डोल पानी निकाल के उसे पाक करने की कोशिश की जा रही है। मसलन डैम से मेरे घर तक जो बिजली पहुँचती है वो वहाँ से अगर 100 यूनिट चल रही है तो यहाँ तक आते आते जो है वो 40 या 50 यूनिट या 60 यूनिट रह जाती होगी। उसका कोई उपाय जहन में नहीं है, आउट ऑफ द विंडो सोल्यूशन। दूसरे ये कि जो सरकारी इदारे हैं सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर तो वो हैं, बिजली के अरबों रुपए के वाजिबुल अदा जो हैं वो बिल हैं, उनका तप्पड़ नहीं है किसी भी इदारे को निकलवाने में, तो वो चीज़ें अवॉइड की जा रही हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें की जा रही हैं। तो इससे कितना फ़ायदा हो जाएगा? नहीं, उतना ही फ़ायदा होगा जितना दहशतगर्दी की फाइट में पिलियन राइडिंग के ऊपर बैन लगाने का होता है। यू नो, ये स्टॉप कैप मेजर्स होते हैं, इसको पता नहीं इतनी लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट करने की क्या ज़रूरत थी, ख़ास तौर पे ऐसे टाइम पे जहाँ पे पाकिस्तान एक काफ़ी सिवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में फंसा है, और उसके बारे में कुछ खास हमें नहीं बताया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसके बारे में क्या होगा। आई थिंक ऐसे टाइम पे एक एनर्जी कंजर्वेशन प्लान को सामने लाना, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे इनके पास अब आइडियाज और अनाउंस करने के लिए चीजें भी खत्म हो रही हैं, तो इनको लग रहा है कि चलो यार यही चीजें इनके ऊपर थोड़ा सा पीट लेते हैं। अच्छा खुरम, सॉरी, ये आप कह रहे हैं कि आइडियाज खत्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक जमाने में आइडियाज शायद थे, राइट? और हो सकता है कि 80 की दहाई में ये आइडियाज बड़े फ्रेश थे, बड़े न्यू थे। और जहां तक थके हुए आइडियाज की बात हुई माजरत के साथ, तो ये हम देख रहे थे कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया जारी हुआ था, और बड़ी उसमें क्या कहते हैं इनकलाबी किस्म की जबान इस्तेमाल की गई थी, जैसे कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। नहीं, टेररिज्म को छोड़ दें, हाँ बिल्कुल, ये बहुत इनकलाबी बात है, पहले हमने कभी नहीं सुनी ऐसी चीज। दूसरी के जी इम्पोर्ट रैशनलाइजेशन करनी चाहिए जी, ये जो हम बहुत ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी मेरे गुनहगार कानों ने मेरा ख्याल है 10 लाख बार तो सुना हो, बिल्कुल हो सकता है 15, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त में सो रहा था या कुछ, लेकिन इतनी दफा ये बात हुई है। फिर के जी देखिए, पीपल को रिलीफ मिलनी चाहिए, और ये भी अगेन मेरा ख्याल है कि पहली दफा किसी ने सोचा है कि यार अवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। अब ये भी वही जबान है, खुरम, अब तो बाल सफ़ेद हो गए, आपके तो चले ही गए, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो यार क्या है, क्या मतलब इतना फुकदान है आइडियाज का इनके पास, क्या मसला क्या है? देखिए, मसला तो बहुत बेसिक है ना उनके सामने, कि डॉलर्स ख़त्म हो रहे हैं मुल्क में, ठीक है, और हमें इंपोर्ट्स अपने पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे। अब एक चीज़ जो लोग लेके चल पड़ते हैं कि भाई तो फिर लग्जरी इंपोर्ट्स पे बैन लगाओ, ये करो वो करो, उससे कोई मसला हल नहीं होगा। वो एक छोटा सा हिस्सा है आपके पूरे इंपोर्ट प्रोफाइल का। अभी जो इंपोर्ट्स मुतासिर हो रहे हैं, हमारे ऑयल इंपोर्ट्स मुतासिर हो रहे हैं इसकी वजह से। अगर आप इमेजिन करें, हम जा रहे हैं एक सिचुएशन में जहाँ पे पेट्रोल डीजल ख़त्म हो सकता है इस मुल्क के पंप्स में,
जहाँ पे पावर प्लांट्स आपके शट डाउन हो सकते हैं क्योंकि इंपोर्टेड फ्यूल की पेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं रह गए। जहाँ पे एडिबल ऑयल जो पाकिस्तान का इंपोर्ट होता है, अब वो भी मुतासर हो रहे हैं। एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स जो चंद हफ्ते पहले तक उनको एसेंशियल आइटम समझ के अलग रखा हुआ था और उनकी एलसीज आराम से खुल रही थी, अब वो भी इम्पैक्ट हो रही हैं इसकी वजह से। जहाँ पे आपके मेडिसिन और दवाइयाँ बनाने के रॉ मटेरियल्स जो हैं उनको उनकी पेमेंट्स करने के लिए पैसे अब नहीं मौजूद। तो इन चीज़ों को आप इंपोर्ट रैशनलाइजेशन और इस किस्म के स्टेप्स के जरिए नहीं एड्रेस कर सकते। तो अगेन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग के बाद जो हमें प्रेस रिलीज मिली थी, उससे तो यही जाहिर हो रहा था कि वहाँ भी पिलियन राइडिंग के ऊपर बैन लगाने के किस्म के आइडियाज़ जो हैं वही उनके साथ खेला जा रहा है। और समहाउ दे आर थिंकिंग के सिचुएशन जो है उसको वो मैनेज कर लेंगे और सऊदी अरब से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, लेकिन उनको सॉल्व करने की अभी इनके पास सिचुएशन को सॉल्व करने की दादाजान मरेंगे हमारे तो जैसे पहले लोगों के पास बटेंगी। एक दो आइडियाज़ हैं जिनसे हम इनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकें, हालांकि इन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मदद की। जी, आइडियाज़ की आपने बात की तो आई थिंक आइडिया सबको पता है। आई थिंक जो इकोनॉमी को वॉच कर रहा है कि आइडिया तो एक ही है, और वो वही आइडिया है जो पाकिस्तान ने माजी में जब भी ये वाली सूरत हाल का सामना किया है तो एक ही रास्ता है जिससे वो हमेशा निकले हैं। और ये 30 सालों से हम लोग अपने आप को इस मोड़ पे खड़े हुए नजर आते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहली दफ़ा नहीं आए, और हर दफ़ा हम लोग इस मोड़ से एक ही रास्ते से निकले हैं, और वो है IMF के प्रोग्राम के ऊपर साइन करते हैं और उसके बाद फिर जो होता है वो आपको खींच के निकालते हैं इस सिचुएशन से। ऐसी इस गवर्नमेंट के लिए कि जितना हम आवाम के लिए कह रहे हैं कि जी वो कुर्बानी दें, ये करें, जैसे आपने जिक्र किया कि 76 रुकनी काबीना है, क्या इसकी ज़रूरत है हमारे यहाँ? दूसरा आपका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उस पर भी हम रीथिंक कर सकते हैं। ये चीज़ें भी अवेलेबल तो हैं ना हमारे पास, लेकिन हम नहीं देखते। तो जैसे आप कह रहे हैं खुर्रम के, ज़ाहिर है कि IMF के पास तो जाना होगा, हर सूरत में जाना होगा, तभी आपको बाकी मुल्क जो है वो कुछ एक और आइडिया भी है, और मेरा ख्याल है कि डार साहब फुल कोशिश कर रहे हैं, और वो है डिवाइन इंटरवेंशन। क्योंकि वो आप देखें, अगर आप डार साहब की टाइमलाइन उठाकर देखें ट्विटर की, हर रोज एक दुआ पोस्ट करते हैं। हाँ, हर तो रोज, मतलब हर ये रोज। हो सकता है एक दिन कबूल हो जाए कि जितने आइडियाज इस हुकूमत के पास हैं तकरीबन उतने ही हम लोगों के पास भी हैं। गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। पाकिस्तान में हम अक्सर एक दूसरे से ये सवाल करते हैं कि ये मुल्क कैसे ठीक होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसका एक जवाब हमारे यहाँ एक सरकर्दा थिंक टैंक है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि PELDAT। उन्होंने अपनी जो एक ताज़ा रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में कि 2022 कैसा गुजरा, उसमें उनका ये कहना है कि जी सबसे पहला कदम ये है कि आपकी जो फ़ौज है वो अगर अपने आइनी किरदार तक ख़ुद को महदूद कर दे और उसके जो चीफ़ हैं वो अपने आप को महदूद कर दें, तो ये पहला कदम होगा जिसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। उनकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें PELDAT का कहना है कि साल 2022 जमहूरियत के लिए बड़ा ही मायूस कुन रहा, क्योंकि जिस तरह से सियासत में मुदाखलत करती रही है इस्टेब्लिशमेंट, उसकी वजह से हमने देखा कि किस तरह से हमारी अदलिया, पार्लियामेंट और दीगर जमहूरी इदारे मफलूज होकर रह गए। तो PELDAT की रिपोर्ट के मुताबिक हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें। उनका ये भी कहना है कि नवंबर के बाद से कम उन्हें ये नज़र नहीं आया कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है मुदाखलत की हो। तो ज़ाहिर है इसको सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, तो हाँ 1.5 महीने से कुछ मुस्बत एक रुझान चल रहा है, अच्छी बात है। तो इस रिपोर्ट में और भी काफ़ी चीज़ें हैं। रिपोर्ट में इसका भी अहाता किया गया है कि किस तरह इमरान खान साहब के दौर में सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, नैब को इस्तेमाल किया गया। लेकिन मज़ीद इसमें क्या है और आगे बढ़ने का रास्ता क्या होगा, हमारे साथ PELDAT के सरबराह हैं अहमद बिलाल, वो इस वक्त मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो ख्वाहिश है हमारे कौम की कि फ़ौज अपने आप को आइनी किरदार तक महदूद कर दे, ये रियलिस्टिक ख्वाहिश है जिस तरह से हम 75 साल से चलते आए हैं? बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे बात करने के लिए। देखिए, ये अगर आप 75 साल की हिस्ट्री को देख के कुछ सोचें और तवक्को बांधें
तो फिर तो इतनी रियलिस्टिक नहीं लगती, नहीं, क्योंकि हमारा तजुर्बा माजी में ये रहा है और बार बार ये कहने के बावजूद कि अब हम कुछ नहीं कर रहे और अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हमने सब कुछ किया और कहा और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अब हम जहाँ पे पहुँच गए हैं शायद इतना नीचे हम पहले नहीं पहुँचे थे, या कम से कम मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हम जिस कैफियत से दो चार हैं उसमें शायद पहली बार फौज के सरबराह को ये कहना पड़ा, ख़ुद भी एतराफ़ करना पड़ा कि हमने 70 साल से आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी मामलात में मुदाखलत की और अब हमारा इदारा जाती फ़ैसला है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने कम से कम पहले फ़ौज के सरबराह को इस तरह से कहते हुए नहीं सुना, एतराफ़ करते हुए नहीं सुना। तो मुझे ये खुशगुमानी है, अल्लाह करे रियलिस्टिक हो, कि अब शायद उनको ख्याल आ गया है कि ये उनके अपने मफाद में नहीं, मुल्क के मफाद में नहीं, किसी के मफाद में नहीं है कि वो इस तरह की अगर मुदाखलतें करते रहे तो सिवाय बर्बादी के तो और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा अहमद साहब, अब आपने तो सिर्फ जाहिर है कि जैसे शाहजेब आप ही जिक्र कर रहे थे, आपने कहा है कि जी कम अज़ कम 1-1.5 महीने से ऐसे आपने कोई इशारे नहीं देखे। मुस्तकबिल में अब हम 2023 में आ गए हैं, पहला महीना है, तीसरा दिन है, किन चीज़ों पर आपकी नज़र होगी? मतलब वो क्या कहते हैं ना कि इशारे होंगे या टेल साइंस होंगे या रेड फ्लैग्स होंगे जिनको आप देख रहे होंगे कि ये जो किश्ती है ये वाकई ही मुड़ गई है या अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि किश्ती तो बहुत बड़ी है आखिरकार। जी नहीं, ये चीज़ों को आश्कारा होते हुए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये बड़ा इंटेंस एक्टिविटी का टाइम है ना जी, सियासी तौर पे इलेक्शन का साल है, बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, हो रही हैं ऑलरेडी और हमें बहुत तेज़ी से होती हुई नज़र आएंगी। तो उनमें अब हमें इतना तजुर्बा हो गया इन चीज़ों को देखने का कि हमें अंदाज़ा हो जाता है। वो जैसे किसी ने कहा था ना कि मैं खूबसूरती को डिफाइन तो नहीं कर सकता लेकिन मुझे पता चल जाता है जब मैं देखता हूँ। तो ये हुस्न जो है ये हुस्न छुपता नहीं है, तो लेकिन ये नज़र आ जाएगा। अभी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में चंद चीज़ों पे लोगों को शक पड़ रहा है, जैसे इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, तो मैं इमरान खान साहब को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि 75 साल से जो चीज़ें हो रही हों तो उसके बाद ना भी हो रही हो तो शक पड़ता है। जले है ना हम साहब। अच्छा, मैं थोड़ी सी डेविल्स एडवोकेसी जो है करने के मूड में हूँ। कर ले। ये ठीक है कि फ़ौज की मुदाखलत है और उसकी वजह से गवर्नेंस का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर है तरह तरह से, लेकिन ये जो हम कहते हैं ना पार्लियामेंट का तकद्दुस, तो कौन सी ISI ने रोका था नवाज शरीफ को कि 100 इजलासों में से सिर्फ 14% इजलासों में शरीक करे, या इमरान खान को किस एजेंसी ने रोका था कि पार्लियामेंट की सिर्फ 11% कार्रवाई में वो शरीक हैं और सेनेट में सिर्फ उस दिन जाएं जिस दिन उन्होंने इफ्तिताई एक रस्मी तौर पर वज़ीर आज़म को जाना होता है, उसके बाद उन्होंने सेनेट के दरवाजे के अंदर दाखिले का उनका कोई मूड नहीं बना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डस्का में धांधली के लिए जो दर्जन भर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करता है। लाहौर हाई कोर्ट उस फैसले को उलट देती है कि जी वो ऑफिसर जो हैं टेक्निकली ECP की जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं। अब बताइए, ECP की जो खुद मुख्तारी है, जो कि एक बिल्कुल एक एंकर है किसी भी इलेक्शन की मशीनरी का, उस पर सवालिया निशान ये किसी एजेंसी ने ज़ाहिर नहीं किया। फिर जनरल बाजवा जो अपने अलविदाई खिताब में कहते हैं कि जी हमने अपने जो जिम्मेदारियां हैं मैंडेट उससे बढ़ के काम किया, और फिर उन्होंने एक पूरी लिस्ट गिनवाई कि जी रेकोदिक में कारके का जो जुर्माना हुआ था उसमें, फैटअप से पाकिस्तान को निकलवाने में, कतर से गैस ख़रीदने में, दोस्त ममालिक से कर्ज़ों की फराहमी में, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये आइनी जिम्मेदारियां क्या अस खुद जनरल ने अपने सर पे उठा ली थी या फ़ौज ने सिविलियन हुकूमत ने कहा, सिविलियन हुकूमत कि जी भाई साहब ये हमारे बस का काम नहीं है, आप करें। अपने दौर में आप ही की रिपोर्ट के मुताबिक 40 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद से जनरल बाजवा ने मुलाकात की, जो कि उनका जो है ओहदे की जिम्मेदारियाँ उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ उमूर के बारे में थी। तो फौज न्यूट्रल है या नहीं है, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो देखिए, ये बाकी लोग बरी ज़िम्मा नहीं है इस काम से।
ये सब भी उसके अंदर शरीक रहे हैं। मतलब आज इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमें आके उन्होंने ये कहा कि यूं कर दो, तो आपने क्यों किया? आप इस्तीफ़ा देते और चले जाते। ये उनका भी कसूर है यकीनन, लेकिन जो गालिब फरीक होता है, जिसके पास ताकत सबसे ज़्यादा होती है, जिसके पास वसाइल भी ज़्यादा होते हैं, मेरे ख्याल जिम्मेदारी भी उसी की ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं जिम्मेदारियों का सिर्फ ये अपोर्शनमेंट कर रहा हूँ, वरना वो बरियो जिम्मा तो नहीं है। सियासतदान भी इसमें शरीक है, अदलिया में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गलत काम किए होंगे। आफ्टर ऑल हमने माजी में फौज की मदाखलत को लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत जायज़ भी तो करार दिया हुआ है ना। तो ये सारे लोग शरीक हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर नुक्ता आगाज़ कोई है तो यहाँ पे है। फिर अगर ये लोग इनके पास जाएं और इनसे मिन्नत तरला भी करें कि साहब हमें प्लीज़ आप आ जाएं, मदाखलत करें, तो मेहरबानी करें, ये किसी की मिन्नत और आज़ारी पे भी ना जाएं, और वही काम करें जो कानून ने इन्हें बताया हुआ है और जो आइन में लिखा हुआ है, बड़ा वाज़ेह है। और आपने बिल्कुल सही ये पॉइंट आउट किया कि इतनी चीज़ें उन्होंने गिनवा दी हैं। इस वजह से मुझे शक पड़ा है कि इसको मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनका ख्याल शायद ये है कि सारी चीज़ें सियासत में मदाखलत नहीं है। हालांकि ये सारा कुछ मदाखलत है, ये उनके करने के काम नहीं थे। और उनको अगर कहा भी गया था तो सिवाय एक दो चीज़ों के, मसलन जैसे कोविड वगैरह में, जैसे कोई आफात के ज़माने में उनको कहा जाए, लेकिन सऊदी अरब से कर्ज लेके आए या फलां मुल्क से कर्ज लेके आए, यह आपका काम नहीं है। आपको उसका इनकार कर देना चाहिए था, जैसे आपने उस वक्त इनकार किया था जब आपको कहा गया था कि इन लोगों को गिरफ्तार करके सबको अंदर डाल दो। तो आपने कहा था कि मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए तो मुझे टेक ओवर करना पड़ेगा। तो यही बात आपको उस वक्त भी करनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल ये है कि अब हम इतने सीख चुके हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जब किसी को ऐसा कहा जाएगा तो उसको मालूम होगा कि उसे क्या जवाब देना है। काश ऐसा ही हो। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सीख चुके हैं कि ऐसा ही है। वो मेरा तो ख्याल है कि हम एक ही चीज़ सीखते हैं, और वो है कि हम सीखते ही नहीं। लेकिन अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और मसले की जड़ है तहरीक तालिबान, जिसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि जब से अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल को फतेह किया, तहरीक तालिबान के हमलों में एक मज़ीद शदीद इजाफा आया है। जंगबंदी हुई, अमन मुआहदे हुए, और जाहिर है कि, और ये किसी को मेरे ख्याल सरप्राइज़ नहीं होनी चाहिए, इन पर अमल नहीं किया गया, और इनकी आड़ में तहरीक तालिबान ने अपने आप को मजबूत किया। कुछ दिन कबल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर अफगान तालिबान तहरीक तालिबान के बेसिस और हेडक्वार्टर्स के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते, तो पाकिस्तान को ये कानूनी हक हासिल है कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करें। इसके बाद एक तालिबान की एक ऑफिशियल रद्द अमल भी आता है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी बोलते हैं, और अनऑफिशियली अहमद यासिर जो एक तालिबान ऑफिशियल हैं दोहा में, वो ये ट्वीट करते हैं। अगर ट्वीट को आप एक दफ़ा स्क्रीन पर ले आएँ, ये आप देख लें, लिखी हुई है पश्तो में कि अगर आपने हमारी तरफ एक कदम भी उठाया तो आप ये मंजर ना भूलें। जाहिर है ये 1971 की 16 दिसंबर की बात हो रही है, 16 दिसंबर। फिर कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, उसके बाद एक एलामिया आता है जिसमें अफगानिस्तान का नाम लिए बगैर जिक्र किया जाता है, और उसमें ये कहा जाता है कि किसी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो दहशतगर्दों को पनाह दें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। जिसके बाद उसी रात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं कि हम चाहेंगे कि अफ़गान तालिबान तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन लें, लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है। जिसके बाद फिर एक और बयान आता है ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से, जिसमें वो कहते हैं कि जी अगर इस तरह की बातों से चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगी और हम सब के साथ अमन चाहते हैं। लेकिन इस तरह की बहुत बयानात हमने देखे हैं, बहुत इस तरह की स्टेटमेंट्स सुनी है, ऑन ग्राउंड कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि अफ़गान तालिबान तो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि TTP कोई उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।
मसला अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। दो ऑप्शंस हैं जिस पर बात हो जाती है, दोनों एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं कि एक तो जी नहीं, आपको इंगेज करना है, आपने अफगान तालिबान के मौक़िफ़ को भी समझना है, गिव पीस अ चांस जैसे कहते हैं, और दूसरा ये है कि नहीं, बहुत हो गया है और अब वक्त आ गया है कि कोई एक्शन लिया जाए। क्या इन दो ऑप्शंस के बीच एक और ऑप्शन है? प्रैक्टिकली पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी अब क्या होनी चाहिए, कौन सी ज़बान से समझाना चाहिए? इसी पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर कामरान को। आप फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम वाशिंगटन। थैंक यू कामरान, वेलकम टू द शो। कामरान, सिचुएशन आपके सामने है। अफगान तालिबान ने जो भी वादे किए थे, चाहे दोहा में या पाकिस्तान के साथ, वाज़े है कि उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा। टीटीपी वहाँ से ही ऑपरेट कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान के पास प्रैक्टिकली क्या ऑप्शंस हैं? जी शुक्रिया ज़रार। देखें, इसकी तो मैंने इसके ऊपर लिखा भी है और ये तो एक तरह से मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि हालात इस तरफ जा रहे हैं, और बल्कि मेरा अपना ये कहना है कि पाकिस्तान टीटीपी के साथ जो है वो किसी तरीके से उसको शिकस्त नहीं दे सकता जब तक कि अफ़गान तालिबान जो सोर्स है इस सारी जो है अपना तूफ़ान बदतमीज़ी का, उसको कन्फ्रंट ना करे। अब वो कन्फ्रंटेशन क्या है, वो क्या सूरत इख्तियार करेगी, कितनी जल्दी हालात जो है कशीदा होंगे, वो तो अभी देखना बाकी है। लेकिन मेरे नज़दीक और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान के साथ जो है साइड बाय साइड खुश खुर्रम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं आई, जिसके वजह से ये सारा का सारा जो है 30-40 साल पे मुहित जो है एक सिलसिला है। पाकिस्तान ने जो है तालिबान को और उससे पहले जो है जो दीगर और इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनकी पुष्पनाई की, लेकिन इस सब के नतीजे में अफ़गान तालिबान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान में हासिल है, और वो है टीटीपी के थ्रू। और ऐसा नहीं हो सकता कि टीटीपी जो है को तालिबान किसी तरीके से रेन इन करें, तो फिर आपके पास एक ही चॉइस है कि आपको मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि जो है जैसे टर्की ने सीरिया के अंदर, नॉर्दर्न सीरिया के अंदर एक बफर जोन क्रिएट किया है, शायद उस पैमाने पे पाकिस्तान ना कर पाए क्योंकि ज़रा टेरेन मुख्तलिफ है, हालात मुख्तलिफ हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर ये जंग अपनी सरजमीन पर लड़ता है तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, मज़ीद नुकसान होगा, मज़ीद फॉल बैक होगा, और ये इलाके फिर से जो है पाकिस्तान के हाथ से चले जाने का खदशा है। तो आपके पास सिर्फ एक चॉइस है कि यू गो ऑन दी ऑफेंसिव, और वो उन जगहों पे ऑब्वियसली ये इंटेलिजेंस ड्रिवन जो है ना ऑपरेशन होना चाहिए कि जिन जगहों से सप्लाई लाइंस आ रही हैं टीटीपी की, उनको मनकता किया जाए, वरना आप जो है इट्स लाइक मोइंग द लॉन हर 2 हफ्ते के बाद और फिर से वो घास उगाती है। अच्छा, ये जो आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की, पहले तो ये है कि आपने कहा कि जी ऑल आउट कोई एक्शन होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हमने तालिबान की हिमायत की, पहले अपने सर पे ईंट मारी, अब हम जो है ऑइंटमेंट भी खुद ही उस गोमड़े पे लगाएंगे जो हमने अपने सर पे फील किया हुआ है इस वक्त, और जिसमें खासी तकलीफ़ हो रही है। ये क्या इतना आसान है? इसलिए कि एक तो पोरस बॉर्डर है, फिर ये है कि कबाइल दोनों तरफ हैं, नस्ली रिश्ते और कौमी रिश्ते वो अपनी जगह हैं, मगर उससे भी बढ़ के ये है कि जो टीटीपी के लिए पाकिस्तान के अंदर एक सॉफ्ट नेटवर्क है हमदर्दी का या उनसे एडमायरेशन का, तो वो अपनी जगह मौजूद है। तो उसके इस सब के होते हुए जो हमारी रियासत पाकिस्तान है उसके हाथ कितने खुले हुए हैं कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस मसले का इलाज कर सकें। जी देखिए, ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं होता। ये जो सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस होते हैं किसी भी सियासी या जियोपॉलिटिकल एक्टर के, वो जो है अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनको करना वो पड़ता है कि जो वो करना नहीं चाहते, यानी मुश्किल इक़दाम करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे अगर जैसे आपने कहा कि पहले जो है कितने साल, दहाइयों तक हमने अपने सर पे खुद ईंट मारी है, तो अब वो जो मरहम हमने लगानी है वो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है उस सारे प्रोसेस की वजह से खासा जो है वो वूंडेड है, और वो वूंड फाइनेंशियल है, वो वूंड सोशल है, पॉलिटिकल है, वो वूंड जो है वो जियोपॉलिटिकल भी है।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि आसान होगा, लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तमाम बाकी सारे हरबे करके देख लिए हैं। ये वही लोग हैं जिनको 2009 और 2015-16 के दरमियान बड़ी भारी कीमत के देने के बाद यहाँ से निकाला गया था, उनसे इलाके खाली कराए गए थे। नतीजा ये हुआ कि वो उधर चले गए, लेकिन उस वक़्त जो है आपके पास एक फेवरेबल कंडीशन थी, वो ये थी कि अमरीकी अफवाज भी उधर थे और एक जो है वो हुकूमत थी, अफ़गान हुकूमत, जिसको इंटरनेशनल जो है कम्युनिटी रिकग्नाइज और सपोर्ट कर रही थी। तो हालात इतने बिगड़े नहीं। अब तो ये है कि खुला मैदान है टीटीपी के पास, क्योंकि यानी साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI दोनों ने जो है ये 2021 में काबुल की कोलैप्स होने से पहले, तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने से पहले 1 महीना पहले 2 महीने पहले ये कह दिया था पार्लियामेंट को कि टीटीपी एंड अफगान तालिबान टू साइड्स ऑफ द सेम जो है वो सिक्के के दो रुख हैं। सो हाउ कैन यू विन इन दिस सिचुएशन अनलेस के आप कोई ड्रास्टिक कदम नहीं उठाते। अच्छा, तो कामरान ड्रास्टिक कदम फिर इसका मतलब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये तो अभी हम बायलैटरल की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर हम खित्ते पे नज़र दौड़ाएं तो और भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं, ईरान है, ताजिकिस्तान है, चीन है, इंडिया है। तो इनके साथ मिलकर कोई पॉसिबिलिटी है कि काबुल में इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं उनके माइंड्स फोकस किए जाएं, इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, उसमें पाकिस्तान क्या मसले का हल बन सकता है? हाँ, इसमें मैं एक इजाफा भी करूंगा। मतलब ये टू स्टेट सॉल्यूशन है या रीजनल सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर है? क्योंकि ताजिकिस्तान के साथ भी तालिबान के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। जी कामरान। जी सही फरमाया आपने। देखें ये जो है जहां आप ऑपरेशन करेंगे वहां आपने ये बैनुल अक़वामी कैंपेन भी रन करनी है, डिप्लोमेटिक कैंपेन को भी मैनेज करना है। आपने ये देखना है, पहली बात तो ये है कि कहीं आपके इस इकदाम से आपको जो है कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा बैरूनी जानिब से। मेरा अपना मानना ये है कि अमेरिका की जानिब से आपको प्रेशर नहीं आएगा, बल्कि उल्टा सपोर्ट जो है ना दी जाएगी, क्योंकि टीटीपी, दाइश, अफगान तालिबान, देर ऑल द सेम एज फार एज द US इज कंसर्न। तो उनके लिए जो है बड़ा ज़रूरी है कि जबकि वो उन्होंने इनखला कर लिया अफगानिस्तान में, कि वो जो कुछ भी हो रहा है अफगानिस्तान में इट स्टेज विद इन अफगान बॉर्डर्स। तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर जो पाकिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता है दैट्स नॉट इन द अमेरिकन इंटरेस्ट। तो अमेरिका तो सपोर्ट करेगा। चीन भी जो है जाहिर है अमेरिका के बलबोते पे उसने सारा अपना CPEC BRI प्रोजेक्ट किया, क्योंकि अमेरिका जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। अब वो भी जो है एक कनंड्रम का शिकार है, वो क्या करे। तो आई थिंक द चाइनीज विल बी फेवरेबल एज वेल। द इरानियंस के साथ आपको बातचीत करनी पड़ेगी, गिव एंड टेक करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि भारत भी जो है कि इंटरेस्ट में है, जाहिर है वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान का भारत के साथ, उसको वहाँ पे बड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इंडिया के भी हक में है कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, बिकॉज दैट मीन्स कि उनका अपना वेस्टर्न फ्लैंक डिस्टेबलाइज हो रहा है। बिल्कुल। कामरान बुखारी साहब, एक है सेइंग के नेकी ऐसे करो कि एक हाथ की खबर दूसरे हाथ को ना हो। हमारे अफ़गान पॉलिसी पे मैं मुंतबिक करना चाहता हूँ इस बात को कि हमारे यहाँ इस तरह उनसे डील किया जाता है कि एक हाथ की खबर दूसरे हाथ को अक्सर नहीं होती है। पार्लियामेंट कहती है जी हमें क्या पता, बाकी स्टेक होल्डर्स कहते हैं जी हुकूमत जाने, वो हाँ बीच में कोई ना कोई कार्रवाई डाल रहा होता है। इसके होते हुए दूसरी बात कि 2010 से एक नेक्टा नामी इदारा भी हमारे यहाँ काम कर रहा है। शौक़ हमें बहुत है नक़ाली का, US होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ पे हमने बनाया था कि सारी मालूमात सारी एजेंसियाँ पूल करके एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, एंटी टेररिस्ट पॉलिसी अपनाई जाए। वो बेसिकली प्रैक्टिकली एक पोस्ट ऑफिस में तब्दील हो गया है, जिसकी मर्ज़ी आए वो मालूमात दे देता है। नेक्टा बेचारी जो है वो तकरीबन नक्टा एक सूरत हाल में है। इसके होते हुए फिर ये है कि टेररिज्म में जो पुलिस है वो असल में समाज की दाई होती है, गाँव को जानती है, शहरों को जानती है, कौन क्या है ये सब पुलिस को पता होता है, फ़ौज को नहीं पता होता। पुलिस को जदीद खतूत पे 9/11 के बाद उस्तवार करने के कई चांसेस आए, बाहर से इमदाद भी मिली, ट्रेनिंग्स भी हुई, जो बिट्स एंड पीसेस में तो काम हुआ, लेकिन एक जो एक यूनिफॉर्म फोर्स बनाते हैं ना जो कि अंदर कंट्रोल कर सके,
वो शायद वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से या शायद ये कि नंबर बनाने के लिए या किसी और वजह से हम अब तक नहीं कायम कर पाए। फ़ौज को पीछे रहना चाहिए था या पैरामिलिट्री को पीछे रहना चाहिए था। ये सारी चीज़ें होते हुए हमारे जो अज़ाइम है कि बस यार दुश्मन को शिकस्त दे दें अगले हफ्ते तक, ये कैसे मुमकिन है? कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या करें? जी, आप यू पुट योर फिंगर ऑन द प्रॉब्लम कि पाकिस्तान की रियासत जो है और उसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सूबाई लेवल पे हैं, अस्करी लेवल पे हैं, सिविलियन लेवल पे ब्यूरोक्रेसी है, वो जो है इट्स अ मेस। तो उन सब को एक जगह जो है ना मुंजमद करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यू कैंट गो ऑन द ऑफेंसिव अनलेस के आपका जो है एक कंसेंसस हो स्टेक होल्डर्स का, और स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस के साथ साथ आपको आवाम के अंदर कंसेंसस की ज़रूरत है, एक पब्लिक डिबेट की भी ज़रूरत है। तो ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर ये नहीं होगा एंड अगर जो है आप जो है वो दौड़ लगा देते हैं, ट्रिगर पुल कर देते हैं किसी भी ऐसे ऑपरेशन का, तो नुकसान होने का जो है बहुत बड़ा अंदेशा है। इट्स अनलाइकली यू विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग। तो ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये होमवर्क करने की ज़रूरत है, ये इदारों को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। आपको जो है ये देखना है कि हाँ भाई पुलिस के क्या डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होगा, एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, पुलिस कहाँ काम करेगी। बिकॉज आपको बॉर्डर की दूसरी जानिब तो जो ऑपरेशन करने हैं वो करने हैं, लेकिन जो बॉर्डर के इस तरफ के ऑपरेशंस हैं उनको दैट्स अ लॉन्ग टर्म। क्योंकि आप फ़र्ज़ करें कि आप जो है आपको 6 महीने, साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, जितना भी अरसा लगता है, दूसरी तरफ जो है आप उनका सफाया कर देते हैं उनके ठिकानों का। तो इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि आपको अपने अंदर के हालात को भी मुस्तहकम करना है ना, वरना यही होगा जैसे पिछली दफ़ा हुआ था कि इलाके खाली करा लिए गए थे, वो जैसे कोइन में कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी में कि क्लियर जो है ना होल्ड एंड बिल्ड, आपने क्लियर कर लिया, होल्ड हो रहा था, बिल्ड कुछ हुआ नहीं, और वो फिर वापस जो है रेसिडिविज्म हो गया और वो सारे के सारे अनासर जिनको आपने निकाला था वो फिर से उभर के आ गए हैं। अच्छा, एक सवाल, ये तो हमने बात कर ली, पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, अवाम और सियासतदान दोनों तकसीम हुए हुए हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे पास हालांकि 21 साल थे, हमने एज सच नहीं की, कहीं की या कहीं नहीं। वैसे आई डोंट थिंक ये कभी भी कैपेसिटी का इशू रहा है, ये हमेशा विल का क्वेश्चन रहा है। सही है, ठीक है, क्योंकि जब आपने फैसला कर लेते हैं कि हमें करना है तो आपने करके दिखा दिया। हमने इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस उस हद तक हम कह सकते हैं कि हमने देखी है, एक जो तो विल की या कैपेसिटी की है जो भी मिक्स है वो अपनी जगह। अगर हम थोड़ा सा भी देखें कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और अफगान तालिबान का क्या एटीट्यूड है, लोग भूख से मर रहे हैं, बल्कि ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को नींद की गोलियां दे रहे हैं ताकि वो सोते रहें, उनको भूख, वो जागेंगे तो वो खुराक मांगेंगे। दाइश इज कम्प्लीटली एक्टिव और वो तालिबान को थ्रेटन कर रहे हैं। अगर फुल इंसर्जेंसी नहीं है तो कम से कम उनके होल्ड को वो इतना सिक्योर नहीं है। कोई पड़ोसी नहीं है अफगानिस्तान का जिसके साथ इस वक्त उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, कोई भी हो गया। तो ये क्या इरैशनल बात नहीं है अफगान तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो पाकिस्तान को भी फिर मजीद एंटागनाइज करें, या वो चाहते ही हैं कि एक और जंग हो, क्योंकि आखिरकार पिछले 30-35 सालों से तो लड़ ही रहे हैं, तो शायद उनके लिए कंफर्टेबल ही है कि एक मुस्तकिल जंग ही लड़ी जाए। क्या उनकी क्या थिंकिंग है आपकी नज़र में? जी देखिए ज़रार, इसमें दो पहलू हैं। एक तो तालिबान का अपना है। पिछले साल जब इनकी हुकूमत आई तो उसके चंद हफ्तों के बाद मैंने एक मजमून लिखा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और उसमें यही मैंने जो है ना आर्ग्यू किया था कि तालिबान जो हैं उनके लिए बैलेंस करना प्रैग्मेटिज्म को और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। क्योंकि तालिबान जो हैं वो एक इंसर्जेंट फोर्स है, आइडियोलॉजिकल इंसर्जेंट फोर्स है, और हुकूमत का ट्रेड क्राफ्ट उनको नहीं आता। हुकूमत का ट्रेड क्राफ्ट जो है वो ओवरनाइट आप सीख भी नहीं सकते। इट्स अ मल्टी ईयर, मल्टी डेकेड, मल्टी जनरेशनल प्रोसेस। ये कहीं पे भी आप उठा के देख लें किसी कॉन्टेक्स्ट में भी। तो जंगजू फोर्स जो है, जो कि हार्ड लाइन जो है ना फंडामेंटलिस्ट जो है ना इस्लामिस्ट व्यूज़ रखती है, उनका ये काम करना बहुत मुश्किल है। तो उस वजह से वो प्रैग्मेटिक, वो फंसे में है बिटवीन प्रैग्मेटिज्म। उनके कुछ लोग प्रैग्मेटिक हैं, बाकी लोग जो हैं वो वहीं के वहीं आइडियोलॉजिकल हैं। तो एक जो है वो इंटरनल टग ऑफ वॉर चल रही है। दूसरी बात ये है कि अगर
थोड़ा सा भी प्रैग्मेटिज्म की तरफ अगर आप जाते हैं, अगर तालिबान जाते हैं, तो दे रिस्क लूजिंग सपोर्ट। वो सपोर्ट दाइश की तरफ चली जाएगी। और अगर आप टीटीपी आपके जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, ट्राइबल, एथनिक कजन्स हैं, तो आप उनको कैसे कह सकते हैं कि जी हमारी जानिब तो एक इस्लामिक एमिरेट जो है वो होगी, लेकिन आप जो हैं वो इस्लामिक एमिरेट ना बनाएं बॉर्डर के उस पार, ठीक है? तो दैट इज़ एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। मेरा कहने का मकसद ये है कि तालिबान, अफगान तालिबान के इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म उनके बस की बात नहीं है कि वो तालिबान को, टीटीपी को रोक सकें और फिर अपना नुकसान ना कराएं। बल्कि मैं तो यूं आर्ग्यू करूंगा कि देयर इज नो वे, जैसे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट को एग्जिस्ट विद एन एमिरेट नेक्स्ट डोर, वो एमिरेट भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ से इन्फ्लुएंस, अफगानिस्तान से इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में जा रहा है तो इट्स बाई डायरेक्शनल एज वेल। तो वो उस तरह का जो मॉडल है, जो पाकिस्तान की रियासत का मॉडल है, उसमें तालिबान अफगानिस्तान के वो हुकूमत नहीं कर सकते, इलेक्शन करा के वो जीत नहीं सकते। तो ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही वन ऑफ दोज आयरनीज है कि पाकिस्तानी स्ट्रेटजिस्ट ने कई दहाइयों तक ये कैसे अस्यूम कर लिया कि वो अपना रिपब्लिक जो है मेंटेन कर सकते हैं, एक ऐसी रियासत जिसकी वो जो है ना, जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, जो तालिबान जो रियासत चाहते हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे थे। दिस वाज अ ह्यूज ब्लंडर, जिसकी सज़ा फिर मिल रही है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। तो यही है, कोई ज़्यादा पॉजिटिव नोट नहीं है शो को, मतलब कुसुन मुक्की ही इलाज है, कुछ ऐसा ही, फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।